क्लास आप इस क्लास को जब भी ऑफलाइन चली जाएगी क्लास तो भी आप इसको यूट्यूब चैनल पर आराम से देख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा, रिकॉर्डेड क्लास आपको हमारे डाइस इंस्टीट्यूट वाला जो चैनल है उसमें मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए हमारा जो सेकंड टॉपिक था वो इलेक्ट्रिसिटी था और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने बहुत सारी चीजों को देखना था। स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। कल मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझाई भी थी मेरे लास्ट वाली क्लास में, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आई होंगी। और अब उसी को एक बार थोड़ा सा स्टार्टिंग की कुछ चीजें रिवीजन कर लेते हैं और रिवीजन करने के साथ साथ जल्दी से ही आगे बढ़ जाएंगे, बिकॉज आपकी आज वाली जो क्लास है वो और आज वाली क्लास में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट आपको ओम्स लॉ तक खींच के ले आऊं। ठीक है, लेकिन मुझे इतना पता है कि उतना पढ़ाऊं मैं आपको जितना आप समझ ही पाए, जरूरी है, बिकॉज बेसिक्स में अगर मैंने थोड़ा टाइम दे भी दिया तो क्वेश्चंस बड़े आराम से होते रहेंगे। ठीक है, और ये जो स्लाइड है मतलब आज इलेक्ट्रिसिटी की जो वो होगी पीडीएफ होगी, ये आज आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो आज आप आराम से पढ़िएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बार फिर से इलेक्ट्रिक करंट और बेटा इलेक्ट्रिक जो सर्किट है उसकी। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करी जाए तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या है। An electric current is a flow of electric charge। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर कभी फ्लो कर रहा है तो उसी को हम क्या बोलते थे, उसी को बेटा हम बोलते थे इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि हमने आपको बताया था कि अगर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ साथ चलते हुए अगर फ्लो कर रहे हैं कहीं पे, यानी कि इफ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, ठीक है, दैट मींस वी कैन से दैट चार्ज इज एक्चुअली फ्लोइंग, है ना। अगर कभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि चार्ज फ्लो कर रहे हैं, और अगर चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा कि करंट फ्लो कर रही है, और इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ओके, आगे देखो, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ डिवाइस व्हिच इज कॉल्ड एमीटर। हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि अगर कभी हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है या करंट जो है उसको मेजर करना है तो उसके लिए डिवाइस कौन सी यूज करेंगे, एमीटर। ठीक है, मुझे प्लीज बताओ कि अगर कभी भी मुझे सर्किट में एमीटर लगाना है तो मैं सीरीज में लगाऊंगा कि पैरेलल में लगाऊंगा। शाबाश, सीरीज बेटा हमेशा सीरीज में लगाएंगे, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और वोल्ट मीटर हमेशा कौन सी वाले में लगता है, पैरेलल। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। याद रखिएगा, जब भी जैसे मान लो कि अगर ये एक सर्किट है पूरा, मान लीजिए अगर मैंने ऐसे नॉर्मल बना दिया है, ठीक है, तो अगर मान लो एक पॉइंट बेटा ये है ए पॉइंट, ठीक है, और एक पॉइंट है बेटा यहाँ मान लीजिए बी पॉइंट, तो अगर मुझे ए और बी के बीच में वोल्टेज डिफरेंस निकालना है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ही मैं किसका यूज करता हूँ, वोल्ट मीटर। ठीक है, आगे चल के भी हम पढ़ेंगे इन सब बातों को कि अगर मुझे कभी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है तो बेटा दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमेशा वोल्ट मीटर का यूज होता है, और वो हमेशा कहां पर लगता है, सर्किट में पैरेलल में लगता है। आ गया समझ में। इलेक्ट्रिक करंट सर्किट की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि सर्किट के लिए दो वर्ड्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो कंटिन्यूअस और दूसरा क्या होना चाहिए, क्लोज। ठीक है, कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि सबसे पहले आपका एक आना है रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस के बाद मान लो अगर आगे चल के एक बल्ब आना है, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि आगे चल के एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, उसके बाद आगे चल के की है, तो मतलब ये पाथ में कंटिन्यूटी होनी जरूरी है, समझ रहे हो, ये पाथ में कंटिन्यूटी होनी जरूरी है। और दूसरी बात क्या होगा कि पाथ को क्या होना जरूरी है बेटा, क्लोज होना जरूरी है। तो अगर ये दोनों की दोनों चीजें कभी किसी सर्किट के अंदर है, मतलब कभी किसी आप कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रिकल सेटअप के अंदर है, तो उस इलेक्ट्रिकल सेटअप को हम क्या बोल देते हैं बेटा, सर्किट बोल देते हैं। आगे समझ में, तो सर्किट क्या है, सर्किट एक ऐसा इलेक्ट्रिकल आप कह सकते हो कि सेटअप है जिसमें कंटिन्यूटी भी होती है और जिनमें क्लोज्ड पाथ भी होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, सर्किट बोलते हैं। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है, यस कर दीजिए, बढ़े आगे। इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, आपसे बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। हमने आपको बताया था कि जो करंट होती है, करंट का जो फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू होता है Q अपॉन T, या फिर हमने आपको कल ये भी पढ़ाया था कि अगर इजी याद करना है तो Q इक्वल्स टू IT याद कर लो। ठीक है, IT एक ब्रांच होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीटेक में, अगर आपको याद हो तो, है ना, तो IT से याद कर लो कि Q इक्वल्स टू IT होता है। मतलब कभी भी अगर चार्ज चाहते हो, Q का मतलब क्या था, Q मतलब जो चार्ज होता है, जिसकी यूनिट बेटा कूलम्स थी, अगर आपको याद हो तो, है ना, तो Q जो है वो चार्ज है। तो कभी भी अगर हमें चार्ज निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर फ्लो हो रहे हैं, वही तो चार्ज है।
भाई अभी हमने आपको पढ़ाया था ना कि चार्ज का मतलब क्या होगा। चार्ज का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही चार्ज है और वही बेटा इलेक्ट्रिसिटी होती है एक तरह से, ठीक है। तो हमने ये चीज देखी कि जब कई सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो चार्ज बन जाएगा। इसीलिए आई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन्स और टी का मतलब हो गया टाइम। तो टाइम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उनका प्रोडक्ट हो गया चार्ज, सिंपल सी बात। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आई का आपने फॉर्मूला लगाया क्यू अपॉन टी। मतलब हमने ये देखा कि किसी यूनिट टाइम के अंदर, ये क्यू अपॉन टी है, तो किसी यूनिट टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, वही क्या होती है बेटा, वही करंट होती है। बस ये छोटी सी बात थी। तो लिखा हुआ है कि इज एक्सप्रेस्ड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना, इतना चार्ज, ये अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि क्या होगा, जो कि कितने यूनिट टाइम के अंदर क्या करेगा, फ्लो करेगा, उसी को हम बोल देते हैं बेटा क्या, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यूनिट टाइम के अंदर जितना चार्ज सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक करंट, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। याद रखना, अगर फिजिक्स में, बेसिकली फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में ये आप आगे चल के बहुत पढ़ोगे। यार अब तो 10th के बाद अगर आप लोगे फिजिक्स तो ठीक है, वरना अगर आपने इससे पहले 9th में अगर ऑब्जर्व करा तो ठीक है, या फिर पूरी 10th में मैं आपको ये बातें बताऊंगा कि अगर बेटा कभी भी फिजिक्स में एक वर्ड आ गया जिसका नाम क्या है, रेट, कभी भी अगर रेट आ गया तो रेट का मतलब हमेशा ध्यान रखना कि डिवाइड किससे होगा, डिवाइड बेटा हमेशा टाइम से होगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो रेट बन जाएगी। जैसे मैंने कहा, अच्छा मुझे बताओ स्पीड बेटा क्या होती है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ये तो बोलते हैं। इसीलिए बेटा डिस्टेंस को किससे डिवाइड करते थे, बताओ, टाइम से। तो ये क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो है बेटा वही तो स्पीड थी, है ना। आपने पढ़ा होगा एक टर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सीलरेशन का नाम सुना है, एक्सीलरेशन, इसको हम ए बोलते हैं। एक्सीलरेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, यानी कि अगर वेलोसिटी को कभी आप डिवाइड कर दो किससे, टी से, तो बेटा वो ए बन जाता है। तो यहाँ पर भी देखो रेट का यूज हुआ ना, तो रेट के लिए किससे डिवाइड किया हमने, टी से डिवाइड किया। फिर एक होता है उसको कहते हैं मोमेंटम, एक यूनिट होती है बेटा, एक यूनिट नहीं, एक क्वांटिटी होती है, उसको मोमेंटम कहते हैं, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन इज नोन एज मोमेंटम। तो ये चीज होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज वेलोसिटी या स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन इज नोन एज मोमेंटम, ठीक है। तो कभी भी अगर रेट आ गया पूरी फिजिक्स में तो याद क्या रखेंगे कि हमेशा बेटा अगर डिवाइड हो रहा होगा तो किससे हो रहा होगा, टाइम से हो रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला था I इक्वल्स टू क्यू अपॉन डी। तो अगर नेट चार्ज कभी Q है जो कि फ्लो कर रहा है किसी क्रॉस सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन होना जरूरी है, याद रखो। मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर एक वायर है ऐसी, तो वायर का ये जो पूरा आगे वाले जो हिस्से होंगे अगर कभी आप उनको देखोगे तो क्रॉस सेक्शन होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बेसिकली वायर्स का होता है, ठीक है। बाकी यूनिट टाइम में अगर I करंट फ्लो कर रही है क्रॉस सेक्शन में तो जो करंट होगी वो I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ये पढ़ा चुके हैं आपको, अब तो आपको रिवीजन ही करना है एक बार। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा था चार्ज की अगर बात करिए तो जरा कूलम पे भी एक बार बात कर लेते हैं। देखो लिखा हुआ है कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, है ना। कूलम क्या है बेटा, एसआई यूनिट है किसकी, बताओ, इलेक्ट्रिक चार्ज की बेटा, which is equivalent to the charge contained is 6 into 10 raised to power 18 electrons। कल मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, मतलब लास्ट क्लास में, कि 6 into 10 raised to power 18 electrons अगर मूव कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि उस सर्किट में एक कूलम का जो चार्ज है वो बेटा फ्लो कर रहा है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि ये हमने राउंड फिगर कर दिया है, लेकिन एग्जैक्ट जो थी वो क्या थी, 6.25 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स बेटा प्रेजेंट होते हैं कितने में, एक कूलम चार्ज में, ठीक है। तो कूलम क्या था, कूलम की जो एसआई यूनिट थी वो थी बेटा, चार्ज की जो एसआई यूनिट थी वो कूलम थी, और कूलम का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं, और बेसिकली एक कूलम के अंदर 6 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, से यस Yes, यस sir. सर, बेटा चार्ज की बात हो रही है। अब चार्ज में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। The charge is an intrinsic property of a matter। अब आप कहोगे सर ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, बेटा किसी भी मैटर की जो इंटरनल प्रॉपर्टी होगी वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। इंटरनल जो प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। बस ध्यान क्या रखना है कि ये जो प्रॉपर्टी है आप इसको चेंज कर पाओ, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टीज चेंजेबल भी होती है, ठीक है। बस उनको क्या बोल देते हैं, ऐसी इंटरनल प्रॉपर्टीज जिनको आप चेंज कर पाओ वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हो जाती है,
ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि चार्ज क्या है भाई, चार्ज को आप बढ़ा भी सकते हो, चार्ज को आप कम भी कर सकते हो। मान लो कि एक मेरे पास घर में सप्लाई आ रही है, कई बार आपने देखा होगा घरों में सप्लाई बहुत हल्की हो जाती है ना, डिम कहते हैं ना, लाइट डिम हो गई। लाइट डिम होने का मतलब क्या हुआ, करंट की जो सप्लाई है वो उतनी नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए थी, है ना। जैसे मान लो कि घरों में आती है 220 वोल्ट अगर आती है, जैसे मान लो वोल्टेज की बात करें 220 वोल्ट अगर आ रही है, तो 220 वोल्ट आने का मतलब पता है क्या है, 220 वोल्ट आने का मतलब है करंट बहुत हाई हो गई है। बिकॉज अगर हम यहाँ पर बात करेंगे ना चलो मैं ओम्स लॉ जब आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये चीज और अच्छे से क्लियर करूंगा। फिलहाल बस ये ध्यान रखो, कभी कभी 220 वोल्ट आ जाती है और कभी कभी मान लो कि 220 से बहुत कम, जैसे लाइक 180 आ रही है, ठीक है, तो क्या होगा, लाइट आपकी डिम हो जाएगी। तो मतलब लाइट अगर डिम हो गई है तो चार्ज बेटा वेरी कर रहा है ना, चार्ज वेरी कर रहा है, ऑफकोर्स जो करंट की सप्लाई वो वेरी कर रही है। कभी कभी क्या होता है 260 आ गई, पता लगा फूक गया एसी, फूक गया पंखा, है ना। तो ये सब अगर फूक जाते हैं कभी हमारे जो अप्लायंसेस हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ पर भी चार्ज चेंज हो रहा है। तो ये जो ऐसा चार्ज जो है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो चेंज होती रहती है। तो अगर चेंज होती रहती है तो ऊपर से वायर के अंदर चल रहा है, इंटरनल भी हो गया, और क्योंकि चेंज होती है तो इसलिए इंट्रिंसिक भी हो गया। समझ में आ गया कि इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, से यस। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। तो चार्ज जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ऑफ मैटर, बाय वर्च्यू ऑफ विच, वर्च्यू का मतलब क्वालिटी होती है बेटा, ठीक है, क्वालिटी होती है, क्वालिटी को वर्च्यू कहते हैं। इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, और एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है चार्ज जो कि क्या कर सकती है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को भी क्या कर सकती है, जनरेट कर सकती है। बेसिकली जब आपको मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बताएंगे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं। फिलहाल के लिए बस आप ये ध्यान रखिए, जैसे मान लो मेरे पास नहीं है, चलो जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पर एक कील है, मान लीजिए मेरे पास एक कील है। अब ये लोहे की कील अगर मान लो थोड़ी देर के लिए लोहे की है, लोहे की होती है, तो इस कील में क्या इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, ऑफ कोर्स नहीं। लेकिन अगर आप इस कील के ऊपर ना एक वायर लपेट दो चारों तरफ, ठीक है, वायर लपेट दो, ठीक है, और वायर लपेटने के बाद कोई ऐसा अरेंजमेंट कर दो कि ये एक सर्किट कंप्लीट हो जाए। मान लो कुछ ऐसा आपने अरेंजमेंट कर दिया कि ये सर्किट जो है बेटा वो कंप्लीट हो गया, लेट्स से। तो अगर ये सर्किट कंप्लीट हो गया तो अब इस कील के अंदर पता क्या होगा, क्योंकि जो लोहा होता है इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर बेटा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो लोहा जो है ना वो एज अ मैग्नेट काम करने लगेगा। क्यों, क्योंकि लोहे के अंदर क्या फ्लो हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। तो अब ध्यान रखो, अब अगर आप मान लो लोहे की कोई दूसरी चीज अगर इसके कांटेक्ट में अब लेकर जाओगे ना, तो ये चीज इससे चिपक जाएगी बेटा, ठीक है। मतलब आपने पता क्या करा, आपने उस लोहे की कील को जब नॉर्मल किसी मटेरियल को लेके जा रहे थे तो नहीं चिपक रहा था, है ना, भले ही लोहे का लेके जाओ कील के पास तो भी नहीं चिपक रहा था। लेकिन जब आपने लोहे की कील पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश करी तो अब वो कील नॉर्मल कील नहीं रहा, अब वो कील जो है उसके अंदर एक नेचर आ चुका है, उसका नाम क्या है, मैग्नेटिज्म का नेचर। लेकिन क्योंकि ये मैग्नेटिज्म का नेचर बेटा इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देने के बाद आया था, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, ठीक है। मतलब अब जब ये मटेरियल इसके पास जाएगा ना तो ये सिर्फ एक अट्रैक्शन फोर्स जो है उसका नाम क्या है, मैग्नेटिज्म नहीं है सिर्फ, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। लेकिन आपने सुना होगा मान लीजिए कि दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स है, दैट्स इट, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि हम किसी के अंदर अगर सप्लाई दे दें, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दे दें और फिर वो मैग्नेट में कन्वर्ट होता है, तो जो फोर्स की बात करी जाएगी उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। क्या आपको ये दोनों चीजें समझ में आई है, से यस। अरे हो ना सारे, Yes, sir. बोल दिया करो बाबू। आस्था बेटा समझ में आ रहा है, देवांगना आस्था बेटा सभी को, पहले देखे हैं कौन कौन हमारे पास। देवांगना बेटा समझ में आया, Yes, sir. दिलांश, ओम जी, क्लियर है ना बेटा सभी को कि क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब इलेक्ट्रिक, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर कभी मैटर में मैग्नेटिज्म का अगर नेचर जनरेट हो रहा है तो फिर वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो क्या हो रहा है, अब चार्ज की अगर बात करी जाए तो बेटा पॉजिटिव जो चार्ज है ना वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। रिवर्स पोलैरिटी बोलते हैं इसको, आगे चल के पढ़ोगे, इसको बोला जाता है रिवर्स पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब चार्जेस होते हैं और रिवर्स का मतलब होता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो रिवर्स होगा इसलिए। प्लस और प्लस अगर आ गए कभी तो ये रिपेल कर जाएंगे, ठीक है। सेम पोलैरिटी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, और नेगेटिव नेगेटिव आएगा तो भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसमें भी कुछ खास बताने की जरूरत नहीं थी आपको, ये तो आप बहुत पहले से जानते हैं। बढ़ते हैं आगे।
एम्पियर की बात कर रहे थे। एम्पियर क्या था बेटा? करंट को मेजर करने की एक यूनिट होती है जिसको हम एम्पियर कहते हैं। तो क्या हो रहा है? द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ यूनिट व्हिच इज कॉल्ड एज एम्पियर। ठीक है, एम्पियर क्योंकि साइंटिस्ट है उन्हीं के नाम पे एम्पियर दे दी गई। अब था क्या, अगर हमें कभी एम्पियर की डेफिनेशन लिखनी है तो अभी आप पढ़ के आए थे ना कि Q इक्वल्स टू क्या था बेटा? देखो यहाँ बताते हैं। Q इक्वल्स टू क्या था बेटा? IT था। ये आप पढ़ के आए थे अभी फॉर्मूले। मैंने आपको बताया था IT करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीटेक की ब्रांच है। तो यहाँ से अगर मैं I की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या निकालूंगा? Q अपॉन D निकालूंगा। तो अगर मुझे I की वैल्यू क्या करनी है, अगर मुझे I की वैल्यू 1 करनी है तो मैं क्या करूंगा? इस वैल्यू को 1 करने के लिए मुझे चार्ज को भी 1 करना पड़ेगा और मुझे टाइम को भी क्या करना पड़ेगा बेटा? 1 करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में डिवाइड है तो मुझे यहाँ पर भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप जानते हो कि अगर मुझे Q की बात करूं मैं, तो Q की जो चार्ज है उसकी यूनिट क्या होती है बेटा? कूलम्स होती है। मतलब मुझे 1 कूलम्ब करना पड़ेगा। और टाइम की यूनिट किस में हम लेंगे? ऑफ कोर्स सेकंड में लेंगे, बिकॉज एमकेएस में रखते हैं ना तो सेकंड में आएगा। ठीक है, तो अपॉन में सेकंड रखना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या बना? 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकंड, यही बेटा एक्चुअली में क्या होता है? 1 एम्पियर होता है। क्लियर हो गया? तो यही से देखो ये लिखा हुआ है कि अगर कभी आप 1 एम्पियर निकालना चाहते हो तो 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है बेटा? 1 कूलम्ब अपॉन में 1 सेकंड्स। ठीक है, तो यहीं से बेटा डेफिनेशन बन जाती है कि 1 सेकंड में अगर कभी किसी सर्किट में 1 कूलम्ब का चार्ज फ्लो कर रहा है, फिर सुनो, अगर किसी सर्किट में 1 सेकंड में या यूनिट सेकंड में एक चार्ज यानी कि 1 कूलम्ब चार्ज या फिर यूनिट कूलम्ब चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि उस सर्किट में बेटा 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। क्या हमारी बात सभी को क्लियर है? कृपया बताएं। Yes. आज पता नहीं क्या है, थोड़ा सा गले में ना खारिश सी फील हो रही है। जतिन जी आ गए, चलो। कल मैंने मंगा लिए थे फ्राइड राइस, फ्राइड राइस क्या है, मैक्सिकन राइस, और साथ में ना चिली पनीर। हमारे घर में सब्जी बनी थी बड़ी खराब सी, तो हमने खाई नहीं। भाई हाँ जी, तो स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर। याद रखिएगा, अगर हमें कभी और ज्यादा करंट के अंदर जाना है, डिटेल में जाना है, डिटेल में जाने का मतलब समझ रहे हो कि और ज्यादा आप मैग्नीट्यूड को कम करते जाओ, दैट इज थोड़ा सा और अंदर जाने का मतलब। तो मिली एम्पियर होता है। मिली आप जानते हो, मिली का मतलब क्या होता है? मिली वो स्माइली वाली नहीं, मिली का मतलब है 10⁻³ मीटर्स। ठीक है, ये मिली होता है। और बेटा अगर माइक्रो की बात करें तो माइक्रो के लिए आपको बताया कि माइक्रो के लिए हम ये सिंबल भी यूज करते हैं, और माइक्रो होता है बेटा 10⁻⁻⁶। तो आपने करंट की बेटा 4 यूनिट पढ़ ली। करंट की कितनी यूनिट पढ़ ली आपने? 4। तो एक बार जल्दी से उन चारों का नाम ले लेते हैं। ठीक है, आज तक बेटा चारों बताओ फटाफट क्या क्या है। शाबाश So ampere, जी, coulomb per second, जी, milliampere जी, और microampere. और सर कॉलम। ठीक है, तो ये 4 होती है बेटा, याद रखना इनको, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर और कूलम्ब पर सेकंड और एम्पियर। ठीक है, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है? एमीटर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अभी मैंने आपसे बात पूछी थी, एमीटर हमेशा कैसे लगाते हैं? तो सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, जस्ट टू मेजर द सप्लाई ऑफ करंट। आगे चलो जी। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में थोड़ा सा और डेफिनेशन जैसे 1 मार्क में पूछ ली जाती है, तो अगर आप और बेहतर कुछ डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि अब ये लखमीर सिंह की डेफिनेशन थी तो मैंने वो भी इंक्लूड करी है। इससे पहले वाली एनसीईआरटी की थी, अब जो आप देख रहे हो वो लखमीर सिंह की है। अ टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग अ सेल, मतलब ये सर्किट के बारे में बताया जा रहा है कि सर्किट के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है। तो टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग अ सेल, एक सेल हो गया, ऑफ कोर्स भाई सप्लाई तो देनी है ना, सेल रखो या फिर सेल का कॉम्बिनेशन जिसको हम क्या बोलते हैं? बैटरी, बैटरी रख लीजिए। इलेक्ट्रिक बल्ब आपको देना पड़ेगा, एक एमीटर होगा, एक प्लग की होगी, जनरली ये सब चीजें होती हैं। Note that the electric current flows in the circuit from the positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell through the bulb and emitter. ये भी आप जानते हो कि जब भी सप्लाई होगी अगर, तो हमेशा कैसे होगी? मान लीजिए अगर ये सर्किट बना हुआ है इस तरह से, है ना, और यहाँ पे बेटा प्लस है और यहाँ पे क्या माइनस है, तो सप्लाई कैसे मूव करेगी बेटा? प्लस से चलेगी और प्लस से चलते चलते तब माइनस की तरफ आएगी, ऐसे होगी सप्लाई। ठीक है ना, तो ये भी चीज हमने कल आपको बताई हुई है। आगे बढ़ते हैं, कहीं पे ना समझ में आए ना बेटा माइक को अनम्यूट करके पूछ लेना आप हमसे। ठीक है, आगे देखो,
अब जो ये एक स्केचमेटिक जो डायग्राम होता है जो सर्किट का, उसमें क्या क्या चीजें होती है एक बार वो भी बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में अभी आपने देखा कि सेल होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, एमीटर होता है, वो तो होते ही होते हैं, कई बार रेजिस्टेंस भी होता है, कई बार वोल्टमीटर भी होता है, कई बार प्लग की तो होती ही होती है, मतलब ये सब चीजें आप रख सकते हो। पहले वाला अगर वो नहीं लिखना, कंप्राइजिंग वाला पहला पॉइंट अगर नहीं लिखना, मतलब ये वाला, अगर आप ये पॉइंट नहीं लिखना चाहते हो तो इसकी जगह फिर आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हो। ये वाला पॉइंट अगर नहीं लिखना मत लिखो, ठीक है, आप इसकी जगह ये वाला पॉइंट लिख दो, वो भी चलेगा, बल्कि ये ज्यादा बेहतर पॉइंट है। उसके बाद देखो जरा क्या होता है क्लोज लूप। अ क्लोज लूप पाथ व्हिच अ करंट टेक कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट। आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट की ये भी डेफिनेशन हो सकती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू सिंबल्स इज कॉल्ड एज सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक सर्किट तो हो ही गया, और सर्किट डायग्राम का मतलब क्या हो गया, जो आप सर्किट डायग्राम बनाओगे। देखो जैसे अब हमारे घर में पंखा लगा है, ठीक है, बल्ब लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, ठीक है, हमारे घर में ये जो प्लग्स वगैरह होते हैं वो भी लगे हुए हैं। तो अब हम अगर डायग्राम बनाना चाहते हैं बेटा, देखो घरों में तो इलेक्ट्रिक सर्किट की बात होती है कि भाई सर्किट है घर में, ठीक है ना, लेकिन अगर हम सर्किट के डायग्राम की बात करें तो डायग्राम हम अपनी नोटबुक में बनाते हैं। ठीक है, अब हम बड़ा बड़ा पंखा थोड़ी बना देते हैं। हमने मान लिया कि भाई अगर बल्ब है तो बल्ब, अगर जैसे बैटरी लगनी है तो बैटरी के लिए हमने बस प्लस और माइनस लगा दिया, बस समझ गए कि भाई बैटरी है ना। अगर हमें की लगानी है तो हमने की के लिए बस छोटा सा ऐसे लगा दिया, समझ गए कि की है। बल्ब है तो बल्ब के लिए हमने हल्का सा इसको ऐसे ऐसे कर दिया, समझ गए कि बल्ब। ठीक है, मान लो फैन है तो फैन के लिए हमने यहाँ पे एक प्लस सिंबल गोल करके ऐसे लगा दिया कि चलो ठीक है ये फैन है। तो ये चीज हो गई। तो इसी को क्या बोल रहे हैं, जब आप सर्किट को अपनी कॉपी पे उतार लो, डायग्राम में उतार लो, तो सर्किट डायग्राम बन जाता है। दैट्स इट, और कुछ भी फर्क नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपके सामने एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, बात करते हैं इसमें। अगर आप देखो ध्यान से तो पॉजिटिव टू नेगेटिव की बात हुई थी कि करंट हमेशा बेटा प्लस से माइनस की तरफ चलती है। तो देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस से जब चली तो देखो करंट ऐसे मूव कर रही है, यहाँ से चल रही है, ये चलते 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 चली जाएगी पूरी ऐसे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और करंट रिवर्स भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है, वो डिपेंड करेगा। इसको देख के डर मत जाना कि सर ये उल्टा कैसे हो गया, ठीक है, वो सब चीजें बाद में होंगी, बताएंगे आराम से आपको, डोंट वरी। फिलहाल ये समझो कि जो मेन करंट थी वो ये पहले वाली है, ये पहले, ठीक है, ये पहले वाली जा रही है, जा रही है, एमीटर से पास हुई। ठीक है, एमीटर ने क्या करा होगा, एमीटर ने इसकी रेंज को चेक करा होगा कि कितनी सप्लाई है एक्चुअली में। ठीक है, और ये देखो सीरीज का मतलब होगा कि ये पूरा एक साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो एक साथ लगा तो ये सीरीज है। उसके बाद देखो आगे क्या लगा हुआ, रेजिस्टेंस लगा हुआ, फिर ये वोल्ट मीटर आ गया। अच्छा, वोल्ट मीटर अभी आपने पढ़ा था ना कि वोल्ट मीटर हमेशा कैसे लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। तो बेटा देखो सीरीज, अगर वोल्ट मीटर आप यहाँ लगा देते, मान लीजिए ऐसे लगा देते, तो वोल्ट मीटर भी आपने सीरीज में लगा दिया, लेकिन आपने ऐसे तो लगाया नहीं, आपने वोल्ट मीटर अलग से एक वायर लेकर आए हो और आपने तब लगाया है। ठीक है, तो इसी अरेंजमेंट को क्या बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं हम पैरेलल अरेंजमेंट। जैसे ये समझो, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, अब मान लो कि मुझे सप्लाई के लिए वोल्ट मीटर लगाना था, तो अगर मैंने वोल्ट मीटर मान लो इसी के आगे यहाँ लगा दिया, ये वोल्ट मीटर मैंने लगा दिया, तो हो जाएगा काम खराब। ठीक है, तो फिर काम खराब हो जाएगा, सप्लाई जो है उसको प्रॉपर्ली हम नहीं चेक कर पाएंगे कि कितनी वोल्टेज आ रही है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस वहां पर बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर जाएगा। रेजिस्टेंस का काम ही यही होता है कि ये करंट का बहुत बड़ा दुश्मन है। ठीक है, रेजिस्टेंस अगर कहीं सामने आ गया और उसको करंट दिख गई तो रेजिस्टेंस कहेगा चली जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, वरना मैं तुम्हें बहने नहीं दूंगा अपने अंदर से। रेजिस्टेंस का काम वो है। पढ़ो, तोड़ो रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस पे एक वर्ड छुपा हुआ है, रेसिस्ट करना। तो रेसिस्ट करने का मतलब बेटा क्या होता है, रोकना, कि नहीं आने देंगे आप। ठीक है, तो वो चीज होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लगा देंगे बेटा वोल्ट मीटर। ओके, वोल्ट मीटर जब लगाएंगे तो बेटा वो पैरेलल में ही लगता है, ये चीज ध्यान रखो। तो ये अरेंजमेंट आपका पैरेलल कहलाता है। ठीक है, और बाकी वायर तो कनेक्टिंग है ही है। ठीक है, ये सेल भी है, अगर मान लो यहाँ पे की वगैरह लगानी हो तो की भी लगा सकते हो। तो छोटा सा डायग्राम था, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के अंदर शायद ये आपको टर्म बहुत परेशान करने वाला है। अभी जब हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी बात करेंगे तो हो सकता है कि टर्म आपको परेशान करे, लेकिन बच्चों मैं पहले ही आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि अच्छे से इस टर्म को अभी क्लियर कर लो, क्योंकि अगर ये टर्म अभी नहीं क्लियर हुआ फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया आगे जाके आपके सामने आएगा, एक होगा उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। एक आएगा सर्किट डिफरेंस, एक आएगा आपके सामने ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन तीनों में ना आप कंफ्यूज हो गए कि भाई ये है क्या। तो कंफ्यूज अगर आप ना हो तो इसीलिए ये डेफिनेशन को आपको समझना जरूरी है। दूसरी बात, हम अपने पूरे टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ अगर कभी बात करेंगे तो पता है किसकी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। लगभग 90% हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। मतलब लगभग आपके क्वेश्चन बेटा ये पीडी पे बेस्ड होंगे, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पर बेस्ड होंगे।
ठीक है, अब ये निकाला कैसे जाता है वो सब हम बाद में सीखेंगे न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में। फिलहाल देखो पढ़ते हैं। मेरे पास मान लीजिए कि एक सर्किट था और इस सर्किट में मेरे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट बेटा ए है और एक पॉइंट है बी है, ठीक है। आप जानते हो अगर फ्लो कर रही है करंट, तो करंट के फ्लो होने का मतलब है वहां पे वोल्टेज भी होगी जरूर, कुछ ना कुछ मतलब वोल्टेज होगी। और वोल्टेज को ही बेटा दूसरे टर्म्स में पता क्या बोलते हैं, वोल्टेज को ही दूसरे टर्म्स में हम पोटेंशियल कहते हैं, है ना। वोल्टेज को हम दूसरे टर्म्स में पोटेंशियल कहते हैं। तो हमें पता है कि यार ए वाला जो पॉइंट है इस पे भी कुछ ना कुछ वोल्टेज रही होगी, लेट्स से V1, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि V1 वोल्टेज होगी और V2 पे आते आते वोल्टेज हो जाएगी V2। याद रखिएगा बेटा सीरीज में करंट हमेशा सेम होती है, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, सीरीज में बेटा करंट हमेशा सेम होती है और सीरीज में जो वोल्टेज होती है ना वो हमेशा हर पॉइंट पे वेरी करती है। तो ये ध्यान रखो, सीरीज में क्या बताया हमने आपको, सीरीज में बेटा करंट जो है आई जो है करंट हमेशा सेम होगी सीरीज में, लेकिन वोल्टेज हमेशा सीरीज में क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो हमने जो एग्जांपल उठाया है अभी वो हमने सीरीज का उठाया। मान लो कि कोई सीरीज वाला इस तरह का कोई है अरेंजमेंट, ठीक है, कोई ऐसा सर्किट बना हुआ है, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया। बेटा ए और बी दोनों पॉइंट क्या है, सीरीज में है, लेकिन क्योंकि सीरीज में हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं इसलिए वोल्टेज अलग अलग होगी दोनों पॉइंट पे, ठीक है। इसीलिए जो जब दोनों पॉइंट पे वोल्टेज अलग अलग है तो हम डिफरेंस की बात करते हैं। तो बेटा जब हम क्या करेंगे, V1 माइनस V2 कर देंगे ना, तो यही हमें डिफरेंस दे देगा। और क्योंकि ये वोल्टेज का डिफरेंस है या बेटा पोटेंशियल का डिफरेंस है, पोटेंशियल का मतलब जो वोल्टेज चार्ज है उसी की बात हो रही है, तो क्योंकि ये इनका डिफरेंस है तो ये क्या बन गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। आया समझ में? अब जरा एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि क्या है क्या है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट्स, देखो दो सेपरेट पॉइंट्स की बात करी है उसमें, देख रहे हो, जैसे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है बेटा, बी है, तो दो सेपरेट पॉइंट्स की बात हुई, वो भी बात चलो समझ में आती है। उसके बाद क्या कहता है, is defined as, इसको डिफाइन करा जाता है as the work done to move a unit positive charge from one point to another। अब मेन चीज बेटा ये है कि जो वर्क डन है ना टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब आप इसको ध्यान से समझेंगे कि ये बात क्या लिखी हुई थी। देखो बेटा जैसे ये V1 है, मैं यहाँ पे इस बार फिर से बना रहा हूँ, जैसे मान लो ये पॉइंट A था, इस पे बेटा V1 चार्ज है, V1 जो वोल्टेज है, और यहाँ पे पॉइंट B है, इस पे V2 है। तो अब क्या हुआ, देखो मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज था जिसका नाम है Q, ये Q1 चार्ज है। तो ये Q1 चार्ज को मैं चाहता हूँ कि Q1 चार्ज पता है कहाँ पहुंच जाए, मैं चाहता हूँ कि Q1 चार्ज A से उठे और ये B में चला जाए, क्योंकि चार्ज ही तो मूव करते हैं पूरे के पूरे सर्किट में, और तभी हम कहते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। तो हमें पता है कि अगर हमें कभी भी करंट को फ्लो कराना है तो करंट के फ्लो होने का मतलब है कि चार्ज इज एक्चुअली फ्लोइंग इन द सर्किट। तो करंट को फ्लो कराने के लिए चार्ज फ्लो कराना है, और अगर चार्ज को फ्लो कराना है तो चार्ज पॉइंट 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 पे मूव करेगा ना आगे, और अगर मूव करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि चार्ज यार ए पॉइंट से घूम के बी में चला गया, बी से निकल के सी में चला गया, सी से निकल के डी में चला गया, मतलब चार्ज मूव कर रहा है। और अगर चार्ज मूव कर रहा है तो मतलब करंट मूव कर रही है। ये बात समझ में आ रही है? तो मतलब एक बात कंफर्म है कि यार चार्ज को तो मूव कराना पड़ेगा सर्किट के अंदर, और अगर मूव कराना है चार्ज को सर्किट के अंदर तो पक्की बात है चार्ज मूव करते करते क्या करेगा, डिफरेंसेस क्रिएट करेगा वोल्टेज के अंदर, ठीक है। और उन्हीं दोनों पॉइंट्स में जब आप वोल्टेज को मेजर कर रहे होगे और इस Q1 चार्ज को, देखो ध्यान से, इस Q1 चार्ज को पॉइंट A से उठाकर जब मैं पॉइंट B में लेकर गया तो मैंने कुछ वर्क डन किया, मैंने कुछ काम किया, मैंने कुछ वर्क किया, और उसी वर्क को ही, ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उठाकर लाने में जो जरूरी काम लगा वही एक्चुअली में बेटा क्या होता है, दैट इज एक्चुअली नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस। बताइए क्या ये बात समझ में आई है? प्लीज बताओ। यस सर। थोड़ा सा टिपिकल है टॉपिक, अच्छे से समझोगे तो समझ में आएगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको एक बार और समझाऊं, देखो क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये नहीं समझे तो फिर आगे चल के परेशान होते रहोगे। देखो फिर समझो, मान लो कि मेरे पास ये इस तरह से एक सर्किट था, थोड़ा सा ज्यादा बोल लिया आज मुझे लग रहा है, प्लस के माइनस सप्लाई मूव हो रही है। अब यहाँ पे एक पॉइंट बेटा ए है और यहाँ पे एक पॉइंट बी है। अब जब करंट फ्लो कर रही है तो मुझे खुद पता ना कि करंट फ्लो कर रही है, लेकिन करंट के फ्लो होने का मतलब था कि पहले चार्ज फ्लो हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए होंगे।
तो ये जो चार्ज एक टाइम आया होगा जब बैटरी से चार्ज निकले, जब बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे, तो बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकलते निकलते इलेक्ट्रॉन ए पे पहुंचे होंगे। इलेक्ट्रॉन के ए पे पहुंचने का मतलब चार्ज ए पर पहुंचा होगा। अब चार्ज ए से आगे बढ़कर बी पे भी तो जाएगा। जैसे बैटरी से निकल के ए तक आया था, ऐसे ही चार्ज ए से निकल के बी पे भी जाएगा। बैटरी तो वो ए से निकल के बी पे जाएगा चार्ज। तो बेटा ए से निकल के जो बी में जा रहा है, तो बैटरी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले वो पॉइंट ए से या पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं। हालांकि हम उनको नहीं लेके जा रहे, उनको पाथ मिल रहा है, फेवरेबल कंडीशंस मिल रही है, वो मूव कर रहे हैं। फेवरेबल कंडीशंस का मतलब अगर मान लो मैं बीच में रख दूं प्लास्टिक, ठीक है, या मैं सर्किट को कर दूं ओपन, या मैं बीच में रख दूं लकड़ी, तो ये फेवरेबल कंडीशंस नहीं है चार्ज की मूव होने की। चार्ज तुरंत रुक जाएगा, नहीं फ्लो कर पाएगा, है ना। तो फेवरेबल कंडीशंस उसको मिल रही है और चार्ज मूव कर रहा है ए से बी तक। तो जब चार्ज ए से बी तक मूव कर रहा है, तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर ये सीखना है कि चार्ज को ए से बी में मूव कराने में कुछ वर्क डन हुआ होगा, कुछ काम करना पड़ा होगा, है ना, कुछ काम करना पड़ा होगा इस बैटरी को, ठीक है। इसलिए तो जब काम करेंगे बैटरी, आपने देखा होगा कि जब मोबाइल जो अपना रिमोट होता है, ठीक है, टीवी वाला जो रिमोट होता है उसमें सेल डलते हैं। अब सेल डलते हैं तो सप्लाई तो हो रही है, और एक टाइम आता है जब सेल खत्म हो जाते हैं। क्यों खत्म हो जाते हैं? बिकॉज सेल कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है। क्या वर्क कर रहा है? चार्ज को निकालने का, कि भाई निकलो निकलो निकलो, ठीक है। तो वो चीज होती है। इसलिए एक समय आता है जब चार्ज खत्म हो जाता है, उसका केमिकल एनर्जी खत्म हो गई पूरी, तो बस सेल आपका खराब हो जाता है। तो वही बोला जा रहा है कि इस एक से जब चार्ज को हम उठा के बी पॉइंट तक लेकर आए हैं बेटा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में ही जो एक आपने वर्क डन करा है ना, बस ये समझ लो कि वर्क डन टू मूव अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अभी क्लियर है? से यस। Yes, sir. बढ़ते हैं आगे। V इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है W अपॉन Q। ये आया कैसे? इसका प्रूफ भी होता है, आगे चल के ओम्स लॉ में भी हम इसको यूज करेंगे। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। जैसे वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है ना, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस में मैंने आपको क्या बताया था, एक तरह का वोल्टेज ही तो होता है, एक तरह का वोल्टेज ही होता है। वोल्टेज बेटा जब भी हम बात करते हैं तो हम ओवरऑल सर्किट की बात करते हैं, तो उसके लिए वोल्टेज लगाते हैं। जैसे हमारे घर के अंदर वोल्टेज आ रही होगी इस समय राउंड फिगर में, मान लो कि 208 या 209 के आसपास होती है, आइडल 220, लेकिन हमारे पूरे घर में हम इस समय ऑन एन एवरेज अगर देखें तो 200 मान चलो 220 लेते, चलो कोई नहीं, आपको समझाने के लिए कि इस समय हमारे घर में 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है वोल्टेज की। तो हमने ओवरऑल जब बात करी तो हम 220 की वोल्टेज की बात करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पंखे में या मेरी इस लाइट के अंदर जो है कितनी सप्लाई आ रही है, तो अब मैं यहाँ पे वोल्टेज की बात नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे अगर मुझे दो पॉइंट्स के बीच में कभी निकालना है तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ। तो समझ में आ रहा है कि वोल्टेज ना बोल के पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बोल रहे हैं? बताओ। वोल्टेज मतलब एक ओवरऑल सर्किट की हमने बात करी, ठीक है ना। बट हाँ, दोनों की जो यूनिट होती है बेटा वो वोल्ट ही होती है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब आपने सुना होगा कि अगर हम निकालना चाहते हैं वोल्ट के बारे में, तो वोल्ट की जो डेफिनेशन होती है वो होता है W अपॉन Q। W अपॉन Q, ठीक है। ये W अपॉन Q कहाँ से आया भाई? वर्क डन आपने करा है। वर्क डन करा, वो भी किसको करा? वर्क डन आपने करा उस चार्ज को एक पॉइंट से उठाकर दूसरे पॉइंट पे लाने में, चार्ज को। तो चार्ज का मतलब Q, ठीक है। तो वर्क डन जो आपने करा है उस पॉजिटिव चार्ज को, देखो लिखा हुआ ना पॉजिटिव चार्ज, उस पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में जो वर्क डन करा, दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप जानते हैं वर्क क्या होते हैं? एनर्जी, और एनर्जी की यूनिट जूल होती है। तो जूल हो गई तो बेटा हमने ऊपर जूल लिख दिया। और आप ये भी जानते हो कि क्यू क्या होता है? चार्ज होता है, उसको हम कूलम कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे कूलम लिख दिया। अब अगर मुझे 1 वोल्ट बनाना है तो 1 वोल्ट के लिए मुझे 1 जूल ऊपर भी करना पड़ेगा, 1 कूलम नीचे भी करना पड़ेगा। तो वही डेफिनेशन बन गई कि अगर कभी 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में कभी 1 जूल का वर्क किया जाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे कि भाई सर्किट के अंदर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। आ रहा समझ में? से यस। यस सर। थोड़ा टिपिकल तो नहीं हो रहा ज्यादा? बताओ, इतना तो नहीं है वैसे। देखो, एसआई यूनिट की बात करिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, वो क्या होती है बेटा? वोल्ट होती है, अभी आप पढ़ के आए हो। अब 1 वोल्ट की डेफिनेशन आ गई, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बात बताई है वही मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। अभी आपने देखा कि जब हमें 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिखनी है तो हमने अभी आपको क्या बताया कि 1 जूल अपॉन 1 कूलम कर लीजिए। ये कैसे आया? क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो W अपॉन Q कर दीजिए। तो
W अपॉन Q से वोल्टेज निकल आती है। तो वोल्ट के लिए यहाँ पर देखो 1 वोल्ट है, और यहाँ पे जो Q लिखा हुआ है, तो Q के लिए यहाँ पर बेटा क्या है, 1 कूलम है। तो यहाँ जो W लिखा हुआ है, W के लिए हमने 1 जूल कर दिया। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे ना कि जैसे मान लो एक पॉइंट A था, एक पॉइंट B था, तो जब पॉइंट A से 1 कूलम चार्ज को पॉइंट B तक लाने में अगर कोई पर्सन 1 जूल काम करे या कोई सर्किट में 1 जूल काम किया जाए, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि भाई उस सर्किट के अंदर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। बस खत्म हो गई बात, डेफिनेशन बन गई। तो वही लिखा हुआ है कि 1 वोल्ट क्या है, 1 volt is a potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another. समझ में आ गया? मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया कि जैसे अगर मेरे पास 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो पॉइंट ए से 1 कूलम्ब चार्ज को पॉइंट बी पर लेकर जाने में अगर 1 जूल का काम किया जाए या 1 जूल का वर्क किया जाए, तो बेटा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस कंडीशन में 1 वोल्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अच्छे से बेटा ये आएंगी डेफिनेशन, 1 वोल्ट क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, 1 कूलम्ब क्या होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये सब 1 मार्क में डेफिनेशंस आती हैं। हालांकि मैं आपको कराऊंगा आगे चल के, याद रखना बेटा, बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, मेरी मेहनत को ऐसे जाया मत होने दीजिएगा। कहीं पे रुकना हो मुझे रोक के पूछ लेना कि सर फिर से बताओ, ठीक है ना? बहुत मेहनत कर रहे हैं यार आप लोग के लिए। इतनी तो मैंने सही बताऊं, मुझे आज करीब करीब नहीं तो 2010 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा था एकेडमिक्स के बच्चों को, आज 2020 चल रहा है। बीच में ऐसा भी रहा कि जब मैं दिल्ली में रहा कई साल, तो मैंने दिल्ली में सिर्फ 1 आध 2 ट्यूशन ही पढ़ाए, ज्यादा मैंने नहीं पढ़ाए कानपुर में। बेसिकली मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ, इस समय मैं अपने होम टाउन कानपुर में ही हूँ, ये घर से ही आपके लिए ये लेक्चर्स बन रहे हैं। तो करीब करीब मान के चलो आप कि मैंने 7 साल तो पढ़ाया, मतलब कानपुर के अंदर रह के। तो इस बीच मैंने बहुत सारे बच्चे पढ़ाए मतलब एकेडमिक्स के। तो बस यही आपसे कहना चाहूंगा कि उनके साथ मैंने इतनी मेहनत नहीं करी। ये पता है स्लाइड्स जो चल रही है ये आपके लिए पहली बार बनी है, और हाँ ये मान के चलिए कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और आपके लिए मैंने ये एफर्ट करने की कोशिश करी। वरना अभी तक क्या था कि बच्चे सामने होते थे, बस उनको किताबों से पढ़ाना है, रीड कराना है या कुछ नोट्स देने अपने हैंड रिटन, बस वही हो गया। लेकिन अभी तो पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स जो है ना मेरे को आपको डिजिटल फॉर्म में मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है बेटा उसका फायदा उठाओ, है ना? कहीं पे अगर आपको कोई भी डाउट है तो जरूर पूछो। 9 के बच्चे बहुत इंटरेक्टिव है, बहुत ज्यादा डाउट्स पूछते हैं, ऐसे मैं चाहूंगा कि आप लोग भी पूछो। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्टमीटर, ठीक है ना? वोल्टेज को मेजर करने की बात हो या पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो, आपने सुना होगा, इलांश चले गए थे क्या बीच में? चलो हाँ, तो आपने सुना होगा कि जैसे घरों में हम लगाते हैं स्टेबलाइजर, लगाते हैं स्टेबलाइजर लगाते हैं बेटा घरों में। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो अगर कभी वोल्टेज फ्लक्चुएट करे तो हमारे जो बड़े बड़े महंगे महंगे अप्लायंसेस हैं वो बच जाए, है ना? तो ये चीज, तो क्या हम वोल्ट मीटर नहीं लगा सकते थे? वोल्ट मीटर अगर आप लगाओगे तो वोल्ट मीटर आपको ये तो बता देगा कि चेंज हुआ, सप्लाई में चेंज हुआ कुछ, लेकिन वो आपके इंस्ट्रूमेंट को नहीं बचाएगा। इंस्ट्रूमेंट को बचाना है तो उसके पास ये भी होनी चाहिए क्वालिटी कि चेंज को तो वो पता करेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो उस सप्लाई को भी वहीं के वहीं कट कर दे, भले खुद खत्म हो जाए लेकिन आपके अप्लायंस को बचा ले। इसलिए स्टेबलाइजर वगैरह यूज करते हैं। तो याद रखिएगा वो सब हमेशा कहाँ लगाए जाते हैं, वो सब हमेशा पैरेलल में लगाए जाते हैं, ठीक है? ये सब चीजें ध्यान रखना। तो द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज वोल्टमीटर। ये वही चीज हो गई। द वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। याद रखेंगे वोल्टमीटर बेटा हमेशा पैरेलल में लगता है अक्रॉस द पॉइंट्स। अक्रॉस द पॉइंट्स का मतलब जहां पे आपको निकालना है। जैसे मान लो कि अगर मुझे इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के बीच में मुझे क्या निकालना है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मान लो ऐसे सर्किट था पूरा ये, लाइक ऐसा कुछ, तो अगर सर्किट ऐसा है तो मैं अगर मुझे वोल्ट मीटर लगाना है ना तो मैं वोल्ट मीटर ऐसे लगाऊंगा, यहाँ पर लेके आऊंगा ऐसे, फिर यहाँ मैंने वोल्ट मीटर को लगाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे बी से कनेक्ट कर दिया। अब मैं ए और बी के बीच में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मैं निकाल सकता हूँ बड़े आराम से। क्लियर है? ये हो गया। बढ़े आगे। स्लाइड आगे नहीं जा रही। चलिए अब आ
हमारा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने आपको कहा कि कंफ्यूजिंग होता है। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है वो आपको पढ़ना है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अलग समझना और पोटेंशियल डिफरेंस को अलग समझना, दोनों चीजें अलग होती है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन bringing a unit positive charge from infinity to that point। और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि बिटवीन टू पॉइंट्स डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दो गिवन पॉइंट्स के बीच। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको ऐसे समझाता हूं। देखो, हमारे पास ये सर्किट था और उसमें ये दो पॉइंट्स थे, ए और बी। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, ए और बी। ए और बी में जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे ना बाबू, तो हम क्या करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस के केस में एक पॉइंट से चार्ज को उठाते हैं, वर्क करते करते उस चार्ज को उठा के दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं। अभी आपको ये पॉइंट बहुत दूर दूर दिख रहे होंगे, लेकिन सर्किट में ये पॉइंट बहुत पास पास होते हैं। मान लो पॉइंट ए ये है और जस्ट उसके बगल में ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट बी है ना, क्योंकि भाई बहुत बगल बगल में पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो जब पॉइंट्स बगल बगल में है तो फिर सप्लाई भी बहुत तेज होती है। अब लेकिन हम अगर कम कर देंगे स्पेस तो हम आपको समझाएंगे कैसे, इसलिए हमने उन पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दिया और अब मैं आपको ए और बी के फॉर्म में इतनी डिस्टेंस दिखा रहा हूँ। इतनी डिस्टेंस होती नहीं है यूजुअली, बहुत पास होते हैं ये लोग, क्योंकि सॉलिड है ना, सॉलिड का जो आईएमएफ होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत ज्यादा होने की वजह से उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो भी बहुत स्ट्रांग होता है और बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से उनका जो शेप होता है वो फिक्स होता है और इनकम्प्रेसिबल होते हैं वो नेचर में। तो ये वायर भी वैसा ही एग्जांपल है। हालांकि वायर में इलोंगेशन की प्रॉपर्टी होती है हीटिंग इफेक्ट के बाद, वो बात की चीज होगी। तो ए से बी तक अगर कभी आप चार्ज को लेकर आओगे बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, जितना वर्क करोगे वो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी आप पढ़ के आए। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि यहाँ कोई इंफिनिटी रखी हुई है, मान लो कोई इंफिनिटी है, हमें नहीं पता कि क्या है, इंफिनिटी से अगर मुझे किसी चार्ज को लेकर किसी एक पॉइंट पे आना है, बस ध्यान सुन लो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, वर्क करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। लेकिन अगर इंफिनिटी से कोई चार्ज को लेकर आप किसी एक पॉइंट पे आओगे तो जो वर्क करोगे वो होता है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बस यही डिफरेंस है छोटा सा। इंफिनिटी से एक पॉइंट पे लाने पे अगर आपने वर्क करा तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाने में अगर आपने वर्क करा तो बेटा वो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि डिफरेंस के लिए दो पॉइंट होने जरूरी है। बस पोटेंशियल में क्या होगा कि वही सर्किट के अंदर के दो पॉइंट होने चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक पॉइंट तो सर्किट के अंदर का होना चाहिए लेकिन एक इंफिनिटी का होना चाहिए कहीं का। बस वही है। अब पढ़ लेते हैं एक बार डेफिनेशन, देखो। और ये पता नहीं कितनी बार सीबीएसई पूछ चुका है, 2 मार्क्स के अंदर डिफरेंस बताओ कि क्या है। आप देखो प्रीवियस ईयर कभी क्वेश्चंस उठा के आपको दिखेंगे वहां पे। देखो बेटा ध्यान से, प्लीज एक बार ध्यान समझना। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to that point only। मतलब इंफिनिटी से उठाकर अगर आप सिर्फ एक पॉइंट पे चार्ज को लाओगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज को, ऑफ कोर्स चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज नहीं उठाया जाता, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करते हैं ना, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज की बात होती है। ठीक है, तो इंफिनिटी से कभी अगर आप एक पॉइंट ए पर लाओगे तो जो आपको वर्क डन करना पड़ा था ना, वो वर्क डन बेटा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन क्या हो गया वहीं पे कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द टू गिवन पॉइंट्स। यानी कि जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो उनमें ए और बी दो पॉइंट्स की बात करी जाएगी और उनमें जो आपने वर्क डन करा है चार्ज को एक से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाने में, वही क्या है, वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया? प्लीज बताइए। यस सर। अच्छे से ना बेटा, एकदम कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। ओके, वैसे मैंने कोशिश करी है बहुत अच्छे से आपको समझाने की कि आप लोगों को बहुत प्यारे से समझ में आए, और बस यही मेन चीज है कि इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट पे ले आओ या फिर एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर ले जाओ, वही क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस हो या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो। ठीक है, यही कंफ्यूज करता है बस आपको। और सुनो मजे की बात, पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से बात ही नहीं करनी, आपको सिर्फ और सिर्फ किससे बात करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस से बात करनी है। यानी कि हम सर्किट के अंदर की बात, ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है चार्ज की, हम उसकी बात करेंगे। आगे बढ़, अब एक दूसरी बात आती है, ये है बेटा ईएमएफ और पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल या फिर टर्मिनल वोल्टेज। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान से समझें।
आस्था बेटा पढ़ो, ईएमएफ क्या लिखा हुआ है? The potential difference between two terminals of a cell when there is no current flowing through the circuit. Terminal voltage. The potential difference between two terminals of a cell when current is flowing through the circuit. समझ में आया? Yes, sir. देखो मान लो जैसे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, सर्किट के साथ कनेक्टेड है। लेट्स से यहाँ पे सर्किट पूरा बना हुआ है, कनेक्टेड है, ठीक है। अगर कनेक्टेड है तो हमने ये बोला कि अभी सप्लाई को यहाँ पर की अगर लगी हुई है तो सप्लाई जो है अभी ऑफ है, सप्लाई कट है। अगर सप्लाई कट है तो उसके बाद भी होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है, याद रखना। करंट भले फ्लो नहीं कर रही है, करंट भले ही फ्लो नहीं कर रही है, लेकिन बेटा पोटेंशियल तो सभी के पास होगा। पोटेंशियल सभी के, वोल्टेज सभी के पास होती है, ध्यान रखना। करंट भले ना फ्लो कर रहा हो लेकिन पोटेंशियल होता है। तो जब करंट नहीं फ्लो कर रहा तब अगर कभी आप डिफरेंस ले रहे हो वोल्टेज का तो बेटा वो क्या होती है, वो ईएमएफ होती है। क्या होती है? वो ईएमएफ होती है, जिसमें करंट जो होगी वो सप्लाई कट है इसका, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस की को ऑन कर देता, यानी कि अब ये की ऑन है, तो अगर ऑन है तो अब जब क्या होगा, अब करंट की सप्लाई हो रही है, तो यानी कि अब वोल्टेज में करंट भी अपना कुछ ना कुछ योगदान देने वाली है, ठीक है ना। तो अब अगर आप कभी मेजर करोगे ना तो बेटा वो ईएमएफ ना होके वो क्या हो जाएगी, वो टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगी। बस यही फर्क है, छोटा सा, और कुछ भी नहीं। बाकी पूरी डेफिनेशन सेम होती है, पढ़ लेते हैं। देखो, the potential difference between two terminals of a cell when there is no current flowing through the circuit। आप इसको पता है कैसे समझो? मेरे पास सेल है, चलो ऐसा समझो, सेल है आपके पास, क्या है आपके पास? सेल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप सेल लेकर आए हो तो क्या उसके पास टर्मिनल पे वोल्टेज नहीं होगी? बताओ, होगी ना। लेकिन जब आप सेल को अपने रिमोट में डाल देते हो तो फिर सप्लाई भी होने लगती है। समझ में आया अब आपको? तो जब सेल नॉर्मल लेकर आया, तो नॉर्मल लेकर आया तब भी उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस है तब मैं क्या बोलूंगा कि सेल के अंदर ईएमएफ है, अगर मैं उसको लगा दूंगा तो, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं उस सेल को यूज कर लूं किसी सप्लाई के साथ, अब उस सेल में से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना भी शुरू हो रहा है, यानी कि चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है, और अगर फ्लो हो रही है तब मैं टर्मिनल वोल्टेज बोलूंगा, ना कि मैं ईएमएफ। क्या मेरी ये बात समझ में आई आपको? बताइए। Yes, sir. है ना बेटा अच्छे से? तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, जब सर्किट के ऑन है, अब सप्लाई होना शुरू हो चुकी है, तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई सर्किट में टर्मिनल। ये सब बहुत बेसिक टर्म्स हैं जो बेटा एक एक पॉइंट पे पूछे जाते हैं। जी बेटा। सर, जैसे हम सर्किट बनाएंगे नया, उसमें वायर और स्विचेस डालेंगे, जैसे हम सेल नहीं लगाएंगे तो उसमें तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ रहेगा ही नहीं ए और बी पॉइंट के बीच में। बेटा सेल तो लगाना पड़ेगा ना, बिना सेल के कैसे काम करोगे? देखो दोनों में, ये देखो दोनों में सेल की बात तो होगी ना, दोनों, यहाँ पे भी सेल है, यहाँ पर भी सेल है, सेल तो आपको लगाना ही पड़ेगा। बिना सेल के सप्लाई कैसे दोगे? जैसे सर्किट बनाएंगे तो उससे पहले नहीं भाई, सर्किट अगर बनाओगे तो सर्किट में कोई ना कोई एनर्जी का रिसोर्स तो दोगे ना, जहाँ से एनर्जी निकलेगी। एनर्जी का मतलब जहाँ से करंट निकलेगी, करंट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सेल तो दोनों में लगाओ। जैसे स्विच ऑफ रखेंगे, देखो जैसे देखो, इसको ऐसे समझो, ये सेल है, मान लो प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा दिया एक एमीटर, मान लो, ठीक है। एमीटर के बाद मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, छोटा सा बल्ब है जिसको मुझे जलाना है, ठीक है। यहाँ मैंने क्या कर दिया, मैंने एक की लगाई हुई है, तो यहाँ पे ये सप्लाई होगी इधर, ठीक है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे एक सेल लगा रखा है, ठीक है, लेकिन अभी मैंने सप्लाई जो है वो कट कर रखी है, सप्लाई इज कट। तो अभी भी सेल के जो पॉइंट है ना, सेल से इस समय जो फ्लो है ना वो निकल तो रहा है, लेकिन क्योंकि सप्लाई कट है तो ये बल्ब आपको जलता हुआ दिख नहीं रहा। इस टाइम पे सेल के अंदर बेटा ईएमएफ, सॉरी सर्किट के अंदर इस समय ईएमएफ है। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर तो अपना खुद का नेचर बरकरार है ना, सेल के अंदर तो वोल्टेज डिफरेंस अभी भी है, क्योंकि प्लस माइनस दो चार्ज है, तो चार्ज का डिफरेंस दैट इज वोल्टेज का डिफरेंस। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे इसको ऑन करा, की को ऑन करा, तो अब ये फ्लो जो आपने अभी तक रोक रखा था ना, जो नहीं जा रहा था इसके अंदर, अब वो फ्लो भी शुरू हो गया। अब जब फ्लो शुरू हो गया तो अब ये जलेगा बल्ब, और बल्ब जलेगा अगर, तो इस समय ईएमएफ नहीं, इस समय टर्मिनल वोल्टेज है। समझ में आ रहा है? लेकिन आप ये कहो कि बिना सेल के आप यहाँ पे सिर्फ एमीटर लगा दो, बल्ब लगा दो, की लगा दो, सेल ना लगाओ, तो कुछ है ही नहीं ना, फिर तो खत्म हो गया, फिर तो कोई बात ही नहीं, सप्लाई कैसे आएगी? आप समझ में आया? यस सर।
क्लियर है? यस सर। ओके बेटा, सब सेल लगाना जरूरी है ना, सेल लगाओ, बैटरी लगाओ, कुछ भी लगाओ, वो लगाना जरूरी है जी। तो ये भी आप समझ गए, बहुत अच्छी चीज है मेरी, बहुत बड़ी आपने एक कहते हैं ना परेशानी सॉल्व कर दी। ये दो चीजें बहुत बड़ी होती हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ईएमएफ, ये सब चीजें बहुत बड़ी होती हैं जो जनरली नहीं लोगों को समझ में आता। और अभी आपने वो भी पढ़ा, वर्क डन इन्फिनिटी से एक पॉइंट की तरफ और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, ये वो क्या होते हैं। सर्किट डायग्राम की बात कर लेते हैं। सर्किट डायग्राम क्या होता है? A typical electric circuit comprising a cell, एक उसके अंदर सेल होगा, एक बल्ब होगा, ठीक है, एक एमीटर होगा, एक प्लग की होगी, हम पहले भी देख चुके हैं। It is often convenient to draw a schematic diagram, ठीक है, in which different components of the circuit is represented by symbols conventionally used, है ना। जैसे अगर की है तो की के लिए आप इसको ऐसे यूज कर लेते हो कई बार, है ना, कई बार की को हम ऐसे यूज कर लेते हैं, ठीक है। मान लो रेसिस्टेंस है तो रेसिस्टेंस को हम ऐसे यूज कर लेते हैं। मान लो रियोस्टेट है तो रियोस्टेट में इस तरह से एरो लगा देते हैं। एमीटर है तो एमीटर को हम ऐसे लगा देते हैं, है ना। वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर को हम ऐसे लगा के ऐसे लगा देते हैं कि ये वोल्ट मीटर है, ताकि पता लगे कि हमेशा पैरेलल में लगता है। एमीटर है तो एमीटर को हम ऐसे लगा देंगे। तो ये सब सिंबल्स हैं, आगे चल के एक स्लाइड आएगी उसमें आपको सिंबल्स ही मिलेंगे। तो ये सिंबल्स का यूज करना ही स्केचमेटिक डायग्राम कहलाता है, बस और कुछ नहीं है। कन्वेंशनली सिंबल्स यूज्ड to represent to some of the commonly used electrical components given below. अब ये स्लाइड यहाँ पे मिसिंग है, कोई बात नहीं, मैं स्लाइड आपको इंक्लूड करके दूंगा जब मैं आपको दूंगा ये, ठीक है। तो अब ये करंट के ऊपर बात करनी है हमें, देख लेते हैं एक बार। I इक्वल्स टू होता है Q अपॉन T, फॉर्मूला है यहाँ पर। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि करंट का जो है कहते हैं ना मैथमेटिकल फॉर्म लिखिए करंट की डेफिनेशन में, तो अगर आप करंट की डेफिनेशन लिख रहे हो 2 मार्क्स में मान लो आ गई, तो 2 मार्क्स में आप सिर्फ करंट की डेफिनेशन ही लिख के आओगे कि फ्लो ऑफ जो चार्ज है वो करंट है, नहीं, उसमें फिर आपको ये भी देना पड़ेगा अगर गलती से 2 मार्क्स में करंट की डेफिनेशन आ गई तो वहाँ पर आप क्या लिखोगे कि I इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है, ठीक है, जहाँ पे Q नेट चार्ज होता है, T टाइम होता है और यूनिट जो होती है करंट की वो एम्पियर होती है। बाकी आप पढ़ के आए हो कि अगर हम Q को 1 कूलम कर दें तो टाइम की जगह हम 1 अगर सेकंड कर दें तो बेटा 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड ही क्या दे देगा आपको, 1 एम्पियर दे देगा। ये भी आप पढ़ के आए हो तो वही चीजें लिखिए, जो आप पीछे पढ़ के आए हो ना वही चीज है, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि ये लखमीर सिंह की लैंग्वेज है तो मैंने आपको वो भी इंक्लूड करके दे दी। अब आ गया ओम्स लॉ। तो बेटा अब इतना समय नहीं है कि हम ओम्स लॉ पे भी बात करें, बिकॉज बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपको ये समझाना पड़ेगा ये कैसे स्लोप स्ट्रेट हुआ, ठीक है ना, कैसे करंट और जो वोल्टेज है वो आपस में चलते हैं, ये बहुत जरूरी है आपको बताना। और इसी के बीच में हम रेसिस्टेंस की भी बात करेंगे, ठीक है। तो रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक की जो इससे पहले की स्लाइड है वो क्लियर हुई है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। एक बार बेटा आप सभी अपने अपने कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम आपसे बात कर पाए, प्लीज, शाबाश। बेटा स्मृति आपको समझ में आया? कोई डाउट? आस्था बाबू बताओ आप। आ गया सर। नीलांश बाबू आप बताओ, क्लियर? जो चीजें पढ़ी है समझ में आई है नीलांश? ओके, ध्रुव बेटा क्लियर है सर। ओम जी आप बता दो। क्लियर है सर। जी देवांगना? आ गए सर। जतिन बेटा? यस सर क्लियर है। चलो ठीक है, तो आप लोग 8 बच्चे हो, 8 बच्चे हो आप लोग, आप सभी को क्लियर है। तो बेटा ओम्स लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग जरूर पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक बार बताना चाहेंगे, एक बार आप देख भी लो, जैसे ओम्स लॉ है, फिर ओम्स लॉ के बाद हम लोग यहाँ पे ये आप जो देख रहे हो रेसिस्टिविटी पे हम बात करेंगे, ठीक है। रेसिस्टिविटी के बाद अगर हम देखें तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं रेसिस्टेंस के, वो बात करेंगे। कंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, ये सब देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के कुछ मॉडल होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हो, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन का एक मॉडल है, ठीक है। ये क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उन सब चीजों पे हम बात करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ से फाइनली अपने क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का अगर आप देखें तो यही वाला है कि व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, ठीक। ये सारी की सारी चीजें आप पीछे पढ़कर आए हो तो ये सब होना चाहिए। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि जरूरी है, ठीक है। तो सब धीरे धीरे बात करेंगे, कोई इशू नहीं है। चलो थैंक यू, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी क्लास, आपको समझ में आई, ठीक है। गुड लक, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग एंड यू विल बी गेटिंग द पीडीएफ बाय द एंड ऑफ द डे। ओके, आपको रात तक आराम से मिल जाएगी पीडीएफ, बिकॉज इसमें मुझे कुछ एडिटिंग करनी है, जैसे वो एक चार्ट मिसिंग है वो मुझे लगाना है, तो वो लगा के फाइनली मैं लोगो वगैरह सब टाइस का लगा के फिर आपको दूंगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।